अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने अगले माली साल का 7,295 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जो रवा बरस के 8,238 अरब रुपए के बजट से 11% कम है। इस बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 2.1% और महंगाई की शरह 6.5% रखी गई है। ज़राअत में तरक्की की शरह 2.8%, इंडस्ट्रीज में महज 1.1%, सर्विसेज सेक्टर में तरक्की की शरह 2.6% रखी गई है। इस शरह तरक्की के बावजूद टैक्स का टारगेट रवा बरस की टैक्स महसूलात से 27% ऊपर 4,963 अरब रुपए पर रखा गया है। गुज़िश्ता बरस 5,500 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, फिर उसे बार बार नीचे किया गया। कोरोना आने से पहले ही नजर आ गया था कि पाकिस्तान न तरक्की की शरह का टारगेट पूरा कर पाएगा, ना ही टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर पाएगा, और फिर यही हुआ। इससे एक साल पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में भी ना मुआशी तरक्की का टारगेट हासिल हो सका था, ना ही टैक्स महसूलात का टारगेट हासिल हो सका। मुआशी तरक्की जो बताई भी 3.3% गई, वो भी बाद में 1.9% निकली थी, जिस पर डॉक्टर हफीज शेख ने माना कि इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए था। साथ ही उन्होंने माना कि रवा माली साल का टैक्स महसूलात का 5,500 अरब रुपए का टारगेट एक एम्बिशियस टारगेट था। अब क्या 2.1% की तरक्की और उसके साथ 4,963 अरब रुपए का टैक्स टारगेट एक हकीकत पसंदाना टारगेट है, या एक दफा फिर एक गैर हकीकी टारगेट है? ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए अगले बरस के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रवा बरस 187 अरब रुपए मुख्तस किए थे। कोरोना वायरस से मुतालिक अखराजात के लिए अगले बरस 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिस्कल खसारे का टारगेट 7% रखा गया है। गुज़िश्ता बरस और फिर रवा बरस दोनों सालों में जो फिस्कल खसारे का टारगेट रखा गया, उससे ज़्यादा फिस्कल खसारा हुआ। अगले साल जो टैक्स महसूलात हैं, अगर वो पूरी नहीं होती और अखराजात फिर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर एक दफ़ा फिस्कल खसारा भी एक एम्बिशियस टारगेट हो सकता है, क्योंकि दोनों सालों में ये नहीं पूरा हो सका था। हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, मगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में इजाफा किया जाएगा। 450 अरब रुपए किया जाएगा, जो कि रवा साल 260 अरब रुपए रखे गए थे। कर्जों की अदायगी के लिए 2,946 अरब रुपए रखे गए हैं, जो रवा साल के दोबारा अंदाज़ा लगाए गए अंदाजे से भी 9% ज़्यादा हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शरह सूद कम होने के बावजूद कर्जों की अदायगी के लिए पैसे ज़्यादा रखे गए। इसकी बज़ाहिर वजह कमर्शियल बैंक से अगले साल 917 अरब रुपए के कर्जे का टारगेट नजर आता है, जो गुज़िश्ता बरस 339 अरब रुपए था, यानी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हुकूमत कमर्शियल बैंक से कर्ज लेगी आने वाले साल में, जिसकी वजह से मज़ीद सवालात पैदा होते हैं, जो हम रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, मुशीर वज़ीर आज़म बराए ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कल इकोनॉमिक सर्वे का अनाउंस करते हुए कि 5,500 अरब रुपए का जो गुज़िश्ता बरस टारगेट रखा गया, वो एक एम्बिशियस टारगेट था। अगर वो एम्बिशियस था जो पूरा नहीं हो सका, और कोरोना आने से पहले लग रहा था नहीं पूरा हो पाएगा, तो ये 2.1% की जीडीपी तरक्की के साथ और 6.5% की महंगाई के साथ 27% रेवेन्यू में इजाफा कैसे हो पाएगा? क्या ये भी एम्बिशियस टारगेट नहीं है? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है आगे के बारे में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर कोरोना वायरस जो है वो कंटिन्यू करता है और उसकी सीवियरिटी जो है, उसकी शिद्दत में इजाफा होता है, और लॉकडाउन का किसी न किसी अंदाज में सिलसिला चलता रहता है, तो फिर इसको एडजस्ट करना होगा। लेकिन अगर एक अच्छे सिनेरियो में ये अगले 2-3 महीने में बेहतरी आ जाती है और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किक स्टार्ट करती है, तो फिर आई थिंक कि इट्स अटेनेबल। तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करना चाहता कि येस, इट अपीयर्स एम्बिशियस एट दिस पॉइंट, लेकिन हमारी ज़रूरियात ये भी हैं कि हम कोशिश करें कि अच्छे अंदाज में टैक्सेस कलेक्ट करें। लेकिन हमारा इरादा ये नहीं है कि हेवी हैंडेड हों, क्योंकि इस वक्त टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी लोगों को रिलीफ देना है, और इसी वजह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया इस बजट में, बल्कि कई तरह के टैक्सेस जो हैं उनकी तादाद और उनकी रेट्स जो हैं वो कम किए गए हैं। मगर डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किक स्टार्ट होती है, तो ये जो 2.1% जीडीपी ग्रोथ का नंबर है,
ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टार्ट होने की सूरत में ही आपने रखा है ना, और उसके साथ फिर 4,900 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है, या फिर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है आपका 2.1% की इकोनॉमी बंद भी रहती है तो भी 2.1% होगा, वरना शायद बेहतर हो जाए? जी हाँ, मेरे ख्याल में आप के जो अंदाजे हैं वो दुरुस्त हैं कि अगर 3 महीने के बाद इकॉनमी पिकअप करती है तो फिर उसमें बेहतरी आ सकती है, और ये 2% एक छोटे बेस से, क्योंकि इस साल नेगेटिव ग्रोथ है तो वो बेस भी काफ़ी गिर चुका है। तो आई थिंक इतनी बड़ी इकॉनमी जिसमें अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मूवमेंट आए, और जिस तरह से सारी ये लॉकडाउन के असरात जो हैं शेड होने लगें, तो फिर रिटेल वगैरह भी इम्प्रूव होगी। एक और चीज़ जो फुली फोरकास्ट नहीं की जा सकती कि हमारी एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना और दूसरे ममालिक जिनसे हमारे गहरे ताल्लुकात हैं, इफ़ देयर इकोनॉमीज़ आल्सो बिगिन टू डू वेल, तो फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी बेहतरी आ सकती है। और आपने देखा कि इन हालात में भी मई के महीने में एक्सपोर्ट्स इनफैक्ट बढ़े। मगर डॉक्टर साहब मुझे साथ में बताइएगा कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, ज़ाहिर अब शरह सूद कम है तो सरमायाकारी के लिए एक अच्छा सिनेरियो पैदा हो सकता है, मगर आपसे पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी होता है, मगर जितना आप कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहे हैं वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक सारा हुकूमत को दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास बचता नहीं है। आपने अगले साल के लिए 917 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, और ये भी बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो कि एम्बिशियस लगता है पूरा नहीं होता, तो आप और ज़्यादा बोरो कर रहे होंगे। जब और ज़्यादा बोरो कर रहे होंगे तो फिर आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं पैदा कर रहे होंगे, सरमायाकारी के खिलाफ हुकूमत काम कर रही होगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करे तो उससे क्राउडिंग आउट हो सकती है, यानी जो बैंकिंग निज़ाम है उसमें फिर कम पैसे रहते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बोरोइंग कम से कम करें, और इसीलिए बोरोइंग को कम करने की वजह से ही हमारे बस में जो भी अखराजात हैं जिनमें हम कमी ला सकते हैं हम वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, और खानज़ादा साहब इसमें कोई 3,000 अरब जो हैं, 2,900 अरब इस आने वाले साल में हमें माजी के जो कर्ज लिए हुए हैं पिछली हुकूमतों ने, हमारे मुल्क ने, वो हमने पे करने हैं। तो उससे हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, और ये एक कौमी ज़रूरत है जिसके लिए हमें बोरो करना पड़ रहा है। वरना जहाँ तक हमारी अपने जो आमदनी है और हमारे जो अपने अखराजात हैं, इस माजी के सूद से अगर हम हट कर देखें तो वो आप मैनेजेबल हैं, और प्राइमरी बैलेंस जो था इनफैक्ट जो पॉजिटिव था। मतलब जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं। ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था, 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नज़र आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी, जो टैक्स की आमदनी है आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, ये एक कुदरती इंस्ट्रूमेंट है उस सिचुएशन में अगर तेल की कीमतें गिरती हैं, और अब जबकि तेल की कीमतें गिरी हैं तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट्स और तेल की कीमतों के बारे में बहुत ही मुश्किल होता है कोई फोरकास्ट करना, लेकिन हमारा जो सिलसिला या हमारी जो अप्रोच है वो यही रहेगी कि हम लोगों तक ट्रांसमिट करें ये बेनिफिट, क्योंकि ये खुसूसी तौर पे मिडिल क्लास को इसका एडवांटेज मिलता है। तो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो रेट है वो उसी को मेंटेन करेंगे, और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसको घटा भी सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल मसला ये रहा है कि जो लो इंटरेस्ट रेट, लो इन्फ्लेशन सिनेरियो है वो कोई बहुत लंबे अरसे रहता नहीं है। और क्योंकि अब आपने लेवी का जो कलेक्शन अमाउंट है वो बढ़ाया है, जिसका मतलब है अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, साथ में आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर रहे, मगर मनी सप्लाई में इजाफा ज़रूर हो रहा है, तकरीबन 14% पर मनी सप्लाई पहुंच गई है। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं, करेंसी वैसे ही गिर गई है, डेप्रिसिएशन की वजह से एक और इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा। अगर इकॉनमी खुलती है, डिमांड बढ़ती है, तो एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ सकता है। तो ये दोबारा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ तो नहीं जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा शरह सूद बढ़ रही हो, बजाय इसके कि एक लंबा पीरियड हो कम महंगाई का और कम शरह सूद का, जिसका प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो? आपकी जो कंसर्न है बिल्कुल जायज़ है और ये हमारी कंसर्न भी है। इसलिए अगर तो तेल की कीमतें मज़ीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं, तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे, ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े। सब तरक्याती बजट 1342 अरब रुपए रखा गया है, पिछले साल से 18% कम। क्या जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम किया गया और आपको लगता है इस तरक्याती बजट के साथ बेहतर अंदाज में ग्रो कर रही होगी इकोनॉमी? जी देखें, जब हम वज़ीर आज़म साहब के साथ ये फाइनलाइज कर रहे थे तो हमारी सबकी एक शेयर्ड व्यू थी और ख़ुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर लीडरशिप दी कि हम करंट एक्सपेंडिचर्स को काटें, जो कम प्रोडक्टिव एक्टिविटी है गवर्नमेंट की उसको जितना काट सकते हैं काटें और पैसे जनरेट करें हम अपने PSDP यानी ये जो पब्लिक डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो अगरचे पिछले साल 701 अरब रुपए रखे गए थे PSDP में, जो एक्चुअली खर्च हुए थे वो तकरीबन 500 कुछ थे। तो इस साल जो है 650 अरब रखे गए हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा करें। और ये भी हमने सोचा है कि इस तरह की स्कीम्स में ये पैसे लगाने चाहिए जिसका पे ऑफ जो है, जिसका जो फ़ायदा है वो कई सालों के बाद ना आए बल्कि शॉर्ट टर्म में आए और उसकी वजह से लेबर इंटेंसिव यानी वो स्कीमें अपनाई जाएं जिनमें जॉब क्रिएशन जो है, जिसमें रोज़गार के मौके जो हैं इमीडिएटली पैदा हों। तो ये हमारी प्लानिंग मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पोर्टफोलियो जो है प्रोजेक्ट्स का उनको इस अंदाज से मैनेज करे कि ये एक और इंस्ट्रूमेंट, एक और आला बन जाए पब्लिक तक और जॉब सीकर्स यानी जो लोग रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए मौके पैदा करने का। और डॉक्टर साहब, एहसास प्रोग्राम, इसके लिए 208 अरब रुपए रखे हैं अगले साल के लिए, रवां बरस के लिए 187 अरब रुपए रखे थे, 11% इजाफा है। कोरोना वायरस से मुतालिक अखराजात के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। आपको नहीं लगता जहां पर नज़र आ रहा है कि शायद रेवेन्यू जो है, टैक्स टारगेट वो कम हासिल होगा, वहीं खर्चे ज़्यादा होंगे और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट एक दफ़ा फिर मीट नहीं होगा, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के लिए भी पैसे लगता है कि शायद ज़्यादा ही आपके खर्चों कोरोना की वजह से, और कोरोना में भी 70 अरब रुपये से ज़्यादा ही आपका खर्चा हो रहा हो? देखें, कोरोना के बारे में कोई सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल यकीनी है कि कोरोना के से निपटने के लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो नंबर 1 है। तो इस बार जो 1200 अरब का पैकेज दिया गया उसमें से भी 500 बिलियन के करीब जो हैं बचते हैं, जो कि अगले साल में ख़र्च किए जा सकेंगे। और जो मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, मुख्तलिफ जो तरीके हैं गवर्नमेंट को और बिजनेसेस को सपोर्ट करने के, उनमें भी नए अंदाज और नई सोच और नए तरीक़ों से एडिशन की जाएगी कोरोना वायरस से निपटने के लिए, मईशत को इंजेक्शन लगाने के लिए ताकि उसमें जान आए। और कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया गया है, उसमें बहुत मराहत दी गई हैं। अभी जो
बजट लाया गया, उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स को भी काफ़ी कम किया गया है एक मज़ीद इंसेंटिव देने के लिए, और एक 30 अरब रुपए रखे गए हैं सब्सिडी के तौर पे छोटी आमदनी वाले लोगों के मकानात में मॉर्गेज के अंदर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के लिए, और अदरवाइज़ भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कोई 1600 से ज़्यादा जो लाइंस हैं जिसमें इंपोर्ट्स आती हैं, जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स हैं, यानी ख़ाम माल की जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, तो कोई 20,000 ऐसे आइटम हैं जो रॉ मटेरियल के जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ यानी जो कस्टम का टैक्स होता है उसको सिफर किया जा रहा है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे जो बिज़नेसेस हैं उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कम हो, और ये 20,000 रॉ मटेरियल्स पे किया जा रहा है। इसी तरह 200 जो हैं टैरिफ लाइंस कम की जा रही हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, वो भी उन सेक्टर्स में काम आएंगी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी हैं। तो ये बड़े फैसले हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करने के लिए। इसके अलावा कई तरह के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है या उनकी तादाद कम की जा रही है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ एक और टैक्स है जिसमें भी काफ़ी जो हैं नंबर है प्रोडक्ट्स का जिनमें ये कम की जा रही है। सर, वज़ीर आज़म का ज़रा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वज़ीर आज़म का एक ऑब्सेशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से। बिल्कुल जब कोरोना पीक पर था उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी 2 महीने पहले। हमारी बिल्डर्स एसोसिएशन से बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 महीने में कोई ऐसी एक्टिविटी हो नहीं सकी है। अब भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो मगर कोरोना वायरस फैल रहा हो जितनी तेज़ी से फैल रहा है, और ज़ाहिर है जब जितना अरसा वो लॉकडाउन नहीं होगा तो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उस तरीके से पिकअप नहीं कर पाएगी चाहे पूरा लॉकडाउन खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों को एक डर तो होगा कोरोना वायरस का। देखें जी, ये तो एक दिक्कत और चैलेंज वाला माहौल है, लेकिन हमारे पास तो 2 ऑप्शन हैं। या तो ये कि हम मायूस हो जाएं और एफर्ट जो है उसको कम कर दें, या ये कि हम समझें कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और वो एक्शन चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम भरपूर अंदाज में अच्छी नीयत से जो कुछ कर सकते हैं करें। तो हम इसी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये मराहत दी हैं, और इसीलिए हम इन मराहत में इजाफा कर रहे हैं। इसीलिए हमने सीमेंट की जो FED है, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसमें भी कमी की है। तो हम जहाँ तक कर सकते हैं इंसेंटिव्स और मोटिवेशन वो हम कर रहे हैं। आपकी बात भी दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से जो पिकअप की एक्टिविटी है उसमें कुछ कमी होगी, बट दैट इज़ एन एडिशनल रीज़न, ये एक इजाफी वजह है कि हमें जो है मज़ीद मराहत देनी चाहिए और मज़ीद अपने बिजनेसेस के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कल आपने एक अहम बात की और आपने कहा कि जो पहले साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में जो 3.3% तरक्की बताई गई थी जब असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, और बाद में पता चला कि वो 3.3% नहीं, वो 1.9% थी, और ये इतना बड़ा जंप नहीं आनी चाहिए थी, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं आनी चाहिए थी, ये आपने खुद ने कहा। अब जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ज़ाहिर एक मुल्क की क्रेडिबिलिटी होती है जिसको देखते हुए बैरूनी सरमायाकारी आती है कि हुकूमत क्या नंबर्स बता रही है, हुकूमत इकॉनमी के लिए क्या सोच रही है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो देखते हैं कि हुकूमत कितनी सही बात करती है अपनी मईशत के लिए। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो आने वाले साल के टारगेट होते हैं, चाहे वो डेफिसिट के हों, चाहे वो GDP ग्रोथ के हों, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हों, वो एम्बिशियस होते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। गुज़िश्ता बरस का जो टारगेट बताते हैं 3.3%, वो डाउनवर्ड रिवाइज होकर 1.9% निकलता है। आपको लगता है एक बड़ा सवाल है इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी के लिए कि सही नंबर्स बताएं आने वाले टाइम के लिए भी और गुज़िश्ता टाइम के लिए भी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो नंबर्स वगैरह के अंदर कॉन्फिडेंस होना,
एक और क्रेडिबिलिटी में इजाफा करना जो है ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पर जो पिछले साल के जीडीपी के नंबर्स में एडजस्टमेंट हुई वो प्रोफेशनल एक फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन का इशू है, इसमें गवर्नमेंट का बजाते खुद कोई रोल नहीं, और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक खुद मुख्तार अदारा है और पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस में इजाफा करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और जो न्यूट्रल लोग हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के नंबर्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए उससे ख़ुद मुख्तारी भी दी गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसको अलग भी कर दिया गया और उसे प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया। अब इन्होंने कुछ फोरकास्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी और गैस की ग्रोथ के बारे में जो बज़ाहिर ओवर एस्टिमेट साबित हुए, तो ये भी अच्छी चीज़ है, इससे भी क्रेडिबिलिटी बनती है दुनिया में कि आपके नंबर जो हैं वो आप जानबूझ के और ख़ुद एक्नॉलेज करें कि भाई ये दरअसल कम नंबर हैं और हम बताने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो जब ये नंबर आए और 3% से कम होकर 1.9 हुए तो हुकूमत ने या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बिल्कुल जाके ट्रांसपेरेंटली शफाफ अंदाज में सबके सामने वो नंबर रख दिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है हम उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उसकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं उनको बेहतर करें, तो ये एक चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम बात यह है और बेहतर बात यह है कि वो ये बात कर रहे हैं कि हकीकत पसंद हमें रहना चाहिए। अगर कोरोना की वजह से नुकसान ज़्यादा हुए तो जो मुआशी अशारिये हैं वो कम भी तरक्की दिखा सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट भी कम हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं और कि बेहतर हो सूरत हाल ताकि हुकूमत अपने अहदाफ पूरे करे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजमी है कि अगले साल में ये टारगेट्स पूरे हों, जो कि हफीज़ शेख साहब बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से मुतासर भी हो सकते हैं, इसलिए ये सूरत हाल हो सकती है। जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है वो टारगेट पूरे नहीं होते, माजी के नंबर जो बताते हैं वो अलग निकल के आते हैं। एक और नंबर है जो तहरीक इंसाफ बार बार बदलती रहती है और वो आज एक दफ़ा फिर हमाद साहब ने अपनी तकरीर करते हुए एक नया नंबर दिया है, उस पर ज़रा तफसील से आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मईशत के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से तनकीद हो रही है कि जो गैर हकीकी अदाद-ओ-शुमार हैं वो आने वाले साल के लिए रखे जाते हैं, पिछले साल के सही नहीं बताए जाते हैं। एक और नंबर है जो मुसलसल बदलता रहा है, वो गुज़िश्ता हुकूमत के बारे में है, गुज़िश्ता 2 हुकूमतों के बारे में है। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन में कुछ और था, हुकूमत में आए तो कुछ और था, और आज जब बजट स्पीच कर रहे थे हमाद साहब तो एक और नंबर सामने आया है। वो ये है कि 10 सालों में कितना कर्ज लिया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से। इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म क्या कहते थे, पहले ये सुनिए। आज रात को 12 बजे इस हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाए। इन्होंने 5 सालों के अंदर, सिर्फ 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे लेके गए। 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा गया है 6,000 अरब रुपए से 27,000 अरब रुपए पे। 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा था, चढ़ा था जो पाकिस्तान के ऊपर 6,000 अरब था। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा है। नून लीग कहती रही कि 27,000 कर्ज हमने नहीं लिया, हम 24,000 तक कर्ज को लेके गए थे, मगर वज़ीर आज़म उस वक्त ओपोजिशन में बज़िद रहे। मगर हुकूमत में आने के बाद ये नंबर उन्होंने और बढ़ा दिया, ये 27,000 की जगह 30,000 हो गया। 6,000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में, और 2008 से 2018 वो कर्जा 6,000 से कितना पहुंचा, 30,000 अरब। 60 सालों में 6,000 और सिर्फ 10 सालों में इन 2 जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के
और हर रोज टीवी पे बैठे होकर तबसरे कर रहे होते हैं हमारे ऊपर। 60 साल की तारीख में 6 ट्रिलियन था, तो सिर्फ 2008 से 2018 तक 30 ट्रिलियन पे कर्जा पहुंचा है। मगर फिर वक्त आगे बढ़ा, आज के बजट का दिन आया तो हमाद साहब ने इसमें 1000 अरब रुपए का और इजाफा कर दिया। और क्या बताया, देखिए। मैं इस मौज़े ज़बान को आगाह करना चाहूँगा कि जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो हमें एक मुआशी बहरान विरसे में मिला। ईवान के मौज़े अराकीन को याद होगा कि इस वक्त मुल्की कर्ज 5 सालों में दुगना होकर 31,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका था, जिस पर सूद की रकम की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। आज 31,000 अरब रुपए कहा जा रहा है। असल में क्या नंबर है? कल इकोनॉमिक सर्वे इस हुकूमत ने रिलीज़ किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। हम उस पर गए और उसमें हमने देखा कि कर्ज का मामला असल में क्या है। तो हमने आपके सामने स्क्रीन पर नंबर रखते हैं। पहले देखिए 2008 का नंबर, ये वही इकोनॉमिक सर्वे है जो कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिलीज़ किया। वज़ीर आज़म दुरुस्त बताते आए हैं कि 2008 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6,000 अरब रुपए ही था। मगर फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, 2008 में 6,000 अरब रुपए के नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ें और उस टाइम पर जाएं जिस वक्त नून लीग की हुकूमत आई थी, यानी कि 2013 में, तो उन्हें ये कर्जा मिला 14,292 अरब रुपए, यानी कि 14,000 अरब पर यह कर्जा पहुंच चुका था 2013 में। और 2018 में जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी तो यह कर्जा 27,000 अरब रुपए नहीं था, ना ही 30 ना ही 31,000 अरब रुपए था, बल्कि 24,953 अरब रुपए था। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 19 माह गुजरने के बाद मार्च 2020 में खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये कर्जा पहुंच चुका है 35,207 अरब रुपए पर। यानी 5 साल में नून लीग ने 10,000 अरब रुपए जो कर्ज में इजाफा किया था, वो 19 महीने में 10,000 अरब रुपए का इजाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी कर दिया गया है, जो तहरीक इंसाफ का अपना इकोनॉमिक सर्वे बताता है। और अगर हम एक और कर्ज का क्राइटेरिया ले लें जो कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ही है, उसमें टोटल पब्लिक डेट है, यानी हुकूमत का नहीं बल्कि उस मुल्क के ऊपर जितना टोटल कर्जा है, और इस डेट में हुकूमत का अपना एक्सटर्नल डेट, IMF से लिया हुआ पैसा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ने जो पैसा लिया है वो भी शामिल है। साथ में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने जो बैरूनी और डोमेस्टिक कर्जा लिया है वो भी शामिल है। कमोडिटी ऑपरेशंस के लिए जो कर्जा लिया गया वो भी शामिल है। वो सब मिला के अगर देखा जाए तो आपके सामने रखें, ये कर्जा 2018 में था 29,879 अरब रुपए, 2019 में हो गया 40,223 अरब रुपए, और मार्च 2020 में हो गया 42,820 अरब रुपए। यानी इसमें तकरीबन 13,000 अरब रुपए का तहरीक इंसाफ के 19 महीने में इजाफा हो चुका है। ये नंबर भी 31,000 अरब रुपए नहीं है जो कि आज हम्माद अजहर साहब की तरफ से बताया गया। ये टोटल डेट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी, सिर्फ हुकूमत का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल है। वरना जो हुकूमत का डेट है, जो वज़ीर आज़म बताते थे कि 2008 में 6,000 अरब रुपए था, वो 2018 में 24,900 अरब रुपए था, ना कि 27,000 अरब रुपए, ना ही 30 ना ही 31। और अब वो खुद उनके अपने डेटा के मुताबिक 35,200 अरब रुपए पर है। ये जो मामला है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए चंद दिन हुए थे, ये मामला हम हम्माद अजहर साहब के सामने रख चुके हैं। 3,500 अरब रुपए तकरीबन कर्ज बढ़ा था, और वो ये कह रहे थे कि जो करेंसी डी वैल्यू हुई है ये तो उसकी वजह से हुआ है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो कर्जा लिया वो दूसरी वजह से था। नून लीग कह रही थी हमने गुज़िश्ता हुकूमत में पावर प्लांट्स लगाए, सीपेक का प्रोजेक्ट किया, सड़कें बनाई, इन्होंने क्या किया जो कर्जा इतना बढ़ गया। सारे मामला हमने उनके सामने रखे थे। नून लीग का दावा है कि हमने 11,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ाया, और अब तो वेबसाइट पर भी मौजूद है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि 24,000 पर वो छोड़ के गए, 24,800 पर वो कर्जा छोड़ के गए। अब वो कहते हैं 11,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ाकर हमने मोटरवेज बनाए, हमने मेट्रो बस प्रोजेक्ट बनाए, हमने 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी लगाई, ये सारे काम किए, सीपेक प्रोजेक्ट्स आया, ये सब किया। आपने सिर्फ 9 माह में 3,750 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है। उन्होंने 11,000 5 साल में, आपने 3,500 अरब रुपए सिर्फ 9 माह में लगाया, कुछ नहीं है, सब जाया कर दिया है, PSDB भी कट कर दिया है। बिल्कुल ये बात गलत है कि इन्होंने 11,000 अरब का लिया। अगर आप टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करें तो पिछले 10 साल में आपका कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब पे चला गया था। टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पिछली हुकूमत को एक आदत थी कि वो कंपनियां बना लेती थी और सारा जो डेट था वो उनकी बैलेंस शीट पे ट्रांसफ़र कर देती थी। वो आपके बजट डॉक्यूमेंट में और पब्लिक डेट के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता था। तो नंबर 1 तो पहली बात तो ये कि ये जो उनके टाइम के ऊपर जो डेट बढ़ा है। दूसरा, हमारे टाइम पे जो डेट बढ़ा है इसके अंदर अगर आप डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट निकाल लें, यानी कि जो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने कर्जा लिया था, जब रुपए की कदर कमी होती है तो उसके ऊपर एक अकाउंटिंग का एक लॉस जो है वो इनकर किया जाता है। उस अकाउंटिंग लॉस की वजह से
जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका जो कर्ज़ा है, जो पिछला कर्ज़ा पड़ा हुआ था, उसकी रुपयों में रकम जो है वो बढ़ गई है, जबकि डॉलर्स के अंदर वो रकम जो है वो उतनी ही रहती है। और हमने जो कर्जा लिया, अगर आप डिवैल्यूएशन को निकाल लें, साहब उस तो मेरा डेफिनेशन पे आपको ये लगेगा कि हमने एक्सटर्नल या इंटरनल जो है वो पिछले साल से ज़्यादा लिया। मगर इस डेफिनेशन पर जब आप कहते हैं कि रुपए की जो डिवैल्यूएशन है उसको भी इंक्लूड करें तो हमारा कम है, उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर आप क्यों नहीं अप्लाई करते? 60 रुपए पर छोड़ गए थे मुशर्रफ साहब, 120 रुपए पर छोड़ के गई नून लीग, तो उसमें भी तो 60 रुपए से 120 का हो गया ना रुपया। उनको तो आप कहते हैं कि जी डबल कर दिया, जब से ये 10 साल से डेमोक्रेसी आई है इन्होंने डबल कर दिया। अपने लिए आप डिवैल्यूएशन का फैक्टर निकाल देते हैं, उनका भी तो 100% की डिवैल्यूएशन हुई थी, तो उसको निकाल के बताया करें उनका कर्जा। सिर्फ पिछले 5 साल में अगर मैं इसका जवाब दे लूँ तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट आया है कर्ज़ों के ऊपर वो 2 से 2500 अरब या 3000 अरब ज़्यादा से ज़्यादा आया है। बाकी जितना जो आपका कर्ज़ा बढ़ा है पिछले 10 साल के अंदर, वो 6000 से जो 30,000 पे गया है, वो सारी का सारा वो कर्ज़ा था जो बाकायदा लिया गया, जिसकी बाकायदा बोरोइंग की गई। और बोरोइंग करके देखें ना, या तो आप बोरोइंग करके आप मईशत के बुनियादी मसले हल कर रहे होते, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं, आपकी टैक्स बेस वाइडन हो रही होती, ये सारी चीज़ें हो रही होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ कर्ज़ा बढ़ता गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जाते गए और मसनूई तौर के ऊपर एक तासर देने की कोशिश की गई कि जी चीज़ें जो हैं वो ठीक चल रही हैं, यहाँ तक कि आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उनके नुकसानात 3 गुना बढ़ गए। आपके जो गैस और बिजली सेक्टर के जो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। 1200 अरब आपकी सर्कुलर डेट चली गई, 150 अरब से ज़्यादा आपका गैस के अंदर जो है वो खसारा जनरेट हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई। इसलिए हम उन पर तनकीद करते हैं कि ये जो इन्होंने कर्जा लिया है वो हमें अब नज़र नहीं आ रहा कि मईशत के बुनियादी मसले हल होंगे। इसमें एक मसला है, के गए हैं तो मईशत तो बहुत बुरे हाल में थी। आपने कहा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हालात ख़राब हो गए, ये सब काम हो गया। आपने जो आके कर्जा लिया है, स्टेट बैंक की जो लास्ट रिपोर्ट है वो कहती है कि आप तकरीबन 4.8 ट्रिलियन 4800 अरब रुपए 4800 अरब रुपए बोरो कर चुके हैं, जो कि पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है, जिसमें से 3700 अरब रुपए आपने सिर्फ स्टेट बैंक से बोरो किए हैं। आपने कहा कि उन्होंने मुल्क की मईशत के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि उनका दावा है कि हमने 10,000 मेगावाट का बिजली लगा दी, हमने मोटरवेज बना दिए, हमने मेट्रोज बनाए। तो ये जो 4800 अरब रुपए आपने बोरो किए हैं, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनके जो कर्ज हैं वो 88% बढ़ गए हैं। उन्होंने 88% ज़्यादा बोरो किया है। तो आपके आने के बाद नुकसानात भी बढ़ गए, आपके आने के बाद स्टेट बैंक से बोरोइंग भी बढ़ गई, और आपके आने के बाद पीएसडीपी भी कट हो गया। तो ना सड़कें बन रही हैं, ना पावर प्लांट्स लग रहे हैं, उल्टे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, अगर आप इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कर्जा लिया गया वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके कर्जे को पहले तो रिटायर करने के लिए लिया गया था। तो एक बहुत ज़्यादा रकम जो है वो रोल ओवर की है कि आपने स्टेट बैंक को इस्तेमाल किया कमर्शियल बैंक्स के जो वाजिबात हैं उनको रिटायर करने के लिए। दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की मेरे पास फिगर है, 100 अरब रुपया था इनके नुकसानात जब मुस्लिम लीग नून ने टेक ओवर किया, और जब ये छोड़ के गए तो 423.5 अरब रुपये जो थे वो इनके नुकसानात थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमने, देखें इसकी तो तमाम फिगर्स जो हैं वो मौजूद हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट है, हालांकि हमने ज़्यादा कर्जा, दुगना कर्जा वापस किया दुनिया को। जितना हमने कर्जा इस साल वापस करना है 9.2 अरब डॉलर, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने वापस नहीं किया। इसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं है उस लेवल से जिस पे हमने टेक ओवर किया था। उसमें हमारी गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट की जो एक्यूमुलेशन है वो भी कम है पिछले साल से। नहीं, मगर उसमें आपको 4.5 अरब डॉलर तकरीबन चाइना से, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 2 अरब डॉलर यूएई से मिले, जो पहले किसी हुकूमत को नहीं मिले। तो आपको रिटायर करने में वो मदद मिली थी, जो भी खत्म हो गए हैं। 10.5 अरब डॉलर से स्टेट बैंक की पिछली मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब 8.8 अरब डॉलर के हैं, 3 माह की इंपोर्ट्स के बराबर भी नहीं है। तो वो पैसे भी लग गए, वो क्या पहले किसी को नहीं मिले? नहीं, पहले पैसे लगे नहीं। देखें, आपकी जहाँ पे आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे, इसी टाइम पे पिछले साल जो लेटेस्ट डेटा आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जुलाई टू मार्च 4.5 अरब डॉलर की डिप्लीशन हुई आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में। हालांकि उस वक्त भी कर्जा लिया जा रहा था। पिछले साल मुस्लिम लीग नून ने 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्जा लिया, हमसे ज़्यादा उन्होंने कर्जा लिया, लेकिन उसके बावजूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 4.5 अरब डॉलर डिप्लीट हुए। हमारे टाइम पे जुलाई से मार्च में 700 मिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ। हालांकि हमने ज़्यादा कर्जा जो है बाकी जो दुनिया को हम ओ करते थे वो हमने वापस किया।
मगर आपका तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, सिर्फ कर्जा वापस करने की सूरत में नहीं। और आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में उन्होंने लॉस छोड़ा था, इसका जवाब नहीं दिया आपने कि 82% इजाफा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की तरफ से जो बोरोइंग हुई है उसमें। 303 अरब रुपए के उन्होंने इस दफा कर्जे लिए हैं शुरू के 9 माह में, 166 अरब रुपए के कर्जे लिए थे जुलाई से अप्रैल 2018 में। तो आपके उसमें तो उनके तकरीबन कर्जे डबल हो गए हैं, तो आपने कौन सा खसारा कम किया है? क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज का 2018 में खसारा 26.5 अरब था। खड़ी हैं जो उनकी लाइबिलिटीज़ खड़ी हैं उनको सेटल किया गया होगा, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कर्जा लेके उसे सेटल किया गया होगा, किसी जगह पे उसको रिवॉल्व किया गया होगा, कोई अरेंजमेंट हो सकता है कि किया गया हो। लेकिन बात तो है कि नुकसानात की, अगर उनके दौर में 3 गुना नुकसानात बढ़े हैं तो इवेंचुअली किसी ना किसी टाइम पे वो नुकसानात जो हैं बुक्स के अंदर सेटल होएंगे, चाहे वो कर्जा लेके हों या वो किसी और हमारे साहब, अगर आपने एक्सटर्नल अकाउंट को सेफगार्ड करने के लिए अगर कुछ मुश्किल फैसले किए हैं तो पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? पाकिस्तान रेलवेज का खसारा वो 26.5 अरब का छोड़ के गए थे, आपका 29 अरब है। आपने स्टील मिल कुछ रिवाइव नहीं की। इसके अलावा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लॉसेज अपनी जगह पर हैं। आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। नहीं, जो आप थोड़ा देखें, जो पाकिस्तान रेलवेज का खसारा है वो 26 अरब नहीं छोड़ के गए थे, वो ये 38 अरब छोड़ के गए थे। दूसरा ये कि सरमाया कंपनी का दौर में बढ़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। सरमाया कंपनी का काम ये है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेड कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं। क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी, ये वाले PIA को स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं। नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं। और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ नज़र आएगी। इंटरव्यू के 13 महीने बाद भी खसारे और बढ़ गए, कर्ज और ले लिया गया, सरमाया कंपनी ने कुछ नहीं किया और स्टील मिल प्राइवेटाइज की जा रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और खबर पे बात करेंगे इसके बाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर आज अहम समाअत हुई। हुकूमती वकील फरूक नसीम को मुसलसल सख्त सवालात का सामना है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरिस्टर फरूक नसीम से सवाल किया कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं तो वो जेरे किफालत कैसे हैं? इस पर बैरिस्टर फरूक नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने हुकूमती वकील से कहा कि आपको पता ही नहीं ये आयत क्यों नाजिल हुई। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, ये आयत केस से मुतालिका नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल उठाया कि क्या कुरान पाक से दिए गए हवाले गैर मुस्लिम जजेस पर भी लागू होंगे। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि हम हिंदुओं की मिसाल ले लेते हैं, उनमें तो बीवी सत्ती होती है, उसे शौहर के मरने के बाद उसके साथ जला दिया जाता है। इस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप इस गैर इंसानी फेल की हिमायत कर रहे हैं, जिसके बाद फरूक नसीम खामोश हो गए। फरूक नसीम जिस रस्म का हवाला दे रहे थे उस पर कई 100 साल पहले पाबंदी लगा दी गई थी। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत का वक्त खत्म होने का कहा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच के सरबराह की इजाजत से बैरिस्टर फरूक नसीम से पूछा
कि आपने कहा था कि बरतानवी निज़ाम में आप ऑनलाइन जाकर किसी भी शख्स का नाम डालकर जायदाद की तफसीलात मालूम कर सकते हैं, बस नाम डालें तो जायदाद की तफसीलात आ जाती हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और मैंने इसका तहरीरी खाका भी जमा करवा रखा है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि जी मैंने वो देखा है और मैं तभी कह रहा हूँ कि वो गलत है। जब तक आप जायदाद का पता नहीं डालेंगे उसके मालिक का नाम नहीं आएगा। ये बहुत अहम नुक्ता है जो इस केस के लिए बहुत अहम है। ये केस हुकूमत के लिए इम्तिहान बना हुआ है क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने अहम रिमार्क दिए थे कि जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा था कि जजेस की निगरानी एक अहम नुक्ता है, ये जहन में रखें। एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर ख़त्म किया जा चुका है, ये जज साहब की तरफ से रिमार्क दिए गए। ये हवाला 1996 की बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत से मुताल्लिक था जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया। उन पर दूसरे इल्ज़ाम के साथ ये इल्ज़ाम भी था कि उन्होंने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की जासूसी की थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।